आज भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, विल जस्ट फिनिश द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी टॉपिक। हम लोग लास्ट टाइम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। देयर आर 4 टेस्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन व्हिच एवरी टेस्ट goes towards all sides must be equal. First test was side side side. The second was 2 angles and a side. ठीक है. The third was side angle side. 2 sides and their included angle. Both the diagrams, if there is both sides and their included angle is same, then दोनों triangles क्या होंगी? Congruent होंगी. तीसरा right angle triangle के अंदर hypotenuse और कोई एक side बराबर हुई, दोनों right angle triangles congruent है. Similarity में all angles are equal, similar है. ठीक है. सेकेंड टेस्ट ये था ऑल साइड्स इफ ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तवज्जो से सुने, इफ ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल मींस द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, स्टिल द डायमेंशन बोथ द डायग्राम्स आर सिमिलर. तीसरा टेस्ट हमारे पास क्या था? दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो 2 पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज आल्सो इक्वल. ठीक है. तो हम कहते थे कि ये वाली डायग्राम्स भी क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं. ऐसे ही करते थे ना कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी और उसमें स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे जिसमें पैरेलल लाइंस इन द ट्रायंगल बनती थी और कुछ पैरेलल लाइंस आउटसाइड द ट्रायंगल बनती थी. तो उसमें भी हमने सिमिलैरिटी का प्रूफ किया था कि हाउ बोथ द डायग्राम्स आर सिमिलर. ठीक है ये बात. देयर वर फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स डू अ क्वेश्चन जो कि सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है. The container shown in the diagram are geometrically identical Their heights are 20 centimeter and 30 centimeter. The diagrams are somewhat like containers. Oil containers नहीं होते. इस टाइप के जो गोल से कंटेनर्स होते हैं, और एक है छोटे साइज में, और बोथ ऑफ दीज कंटेनर्स आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सिमिलर बच्चों. ठीक है. एक की हाइट है आपके पास 20 और एक की हाइट है आपके पास 30 centimeters. Part A is if the diameter of the base of the larger container is 12 centimeter, if the diameter of the base of larger container is 12 centimeter, find the diameter of the base of the smaller container. Find the diameter of the base of smaller container. ठीक है. अब बेस कौन सी वाली है भला? रायन मिर्जा ये वाली है. अब लार्ज वाला कंटेनर ऑब्वियसली ये है और स्मॉल वाला ये छोटा वाला है. इसका जो डायमीटर है वो उसने दे दिया है कितना? 12. छोटे वाले का आपने निकालना है. अब जो लार्ज वाले की हाइट है उसको हाइट ऑफ द लार्ज कह लें, स्मॉल वाले की जो हाइट है उसको हाइट ऑफ द स्मॉल कह लें. इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ लार्ज और इसको कहते थे डायमीटर ऑफ स्मॉल. तो हमें मालूम है
कि जो दो डायग्राम्स अगर वो क्या हो, आइडेंटिकल हो या सिमिलर हो, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है या इक्वल होती है। ऐसा ही है बच्चों के नहीं? तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन सी आती हैं यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक? हाइट ऑफ द लार्ज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द स्मॉल इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ लार्ज डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ स्मॉल। इसको अदर वे अराउंड भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी स्मॉल डायमेंशंस ऊपर, लार्ज डायमेंशंस नीचे। हाइट ऑफ स्मॉल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ लार्ज इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ स्मॉल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ लार्ज। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इनमें जरा वैल्यूज देखें, ये बात पहले समझें कि इन दोनों को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज आप रेसिप्रोकल लें दोनों साइड्स का या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये दोनों बातें एक ही तरह से एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? तो अब इनमें वैल्यूज पुट करता हूं मैं। हाइट ऑफ द स्मॉल इज 20/30 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्मॉल अननोन, डायमीटर ऑफ लार्ज इज 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा, जस्ट 12 को उधर लेके जाएं, जस्ट 12 को उधर लेके जाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? यहां पे देख लेते हैं, यहां पर डायमीटर ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू 12 इंटू 20/30। 0 और 0 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। 3 1 जार एंड 3 कितना जार हो जाएगा? 4 जार। डायमीटर ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 8 सॉरी माय मिस्टेक, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब्दुल हक प्लीज? तवज्जो मैंने कहा यहाँ पे रखें, 8 सेंटीमीटर आ गया इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कंटेनर इज curved surface area of smaller container is 400 centimeters square. Find the curved surface area of larger container. Find the curved surface area of larger container. ठीक है, अब किसकी बात हो रही है बच्चों? किसकी बात हो रही है? एरियाज की। एरियाज में क्या करते होते हैं? एरिया ऑफ लार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू हाइट ऑफ लार्ज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ स्मॉल का होल स्क्वायर, या तो डायमीटर ऑफ लार्ज डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ स्मॉल का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए, दो डायमेंशंस गिवन है ना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस उनका क्या ले रहा हूं मैं? स्क्वायर। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस उनका क्या ले रहा हूं मैं? स्क्वायर। बेशक डायमीटर्स की बात आप कर लें या आप हाइट्स की बात कर लें, हाइट्स वाज ऑलरेडी गिवन, डायमीटर्स आप पहले निकाल चुके हैं, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं। जो आपको सूटेबल है, आपको जो पसंद है, आप वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है ये बात कि नहीं? सो हम बेशक इसका इस्तेमाल कर लें या आप एरिया ऑफ लार्ज शायद ओवर एरिया ऑफ स्मॉल के साथ इसका इस्तेमाल कर लें, बात एक ही है। ठीक है जो कल सवाल हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ लार्ज आपके पास नहीं है तो वो आप उसी तरह से रखें। एरिया ऑफ स्मॉल गिवन है, वो कितना है? 400। हाइट ऑफ लार्ज कितनी थी? 30/20 का स्क्वायर। आप पहले फ्रैक्शन सॉल्व करके फिर भी स्क्वायर ले सकते हैं बाद में भी, ठीक है? ये मैथमेटिक्स से आपको मालूम है। आप इन दोनों जीरोस को खत्म करें तो ये 9/4 हो जाएगा। 400 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो ये क्या बन जाएगा फिर? एरिया ऑफ लार्ज इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, 400 मल्टीप्लाई बाय 9/4। यस और नो? ऐसा ही है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? 4 1 and 4 100, 100 into 9 is 900। तो एरिया ऑफ लार्ज कितना आ गया? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं?
एरियाज जब भी आएंगे हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कंटेनर। अब एक और क्वेश्चन है, कहता है गिवन द कंटेनर आर कंप्लीटली फिल्ड विद सैंड, द कंटेनर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद सैंड, the containers are completely filled with sand, given that the smaller container holds 24 kilogram, given that the smaller container holds 24 kilogram of sand, find the mass of sand the larger container can hold. Find the mass of sand the larger container can hold. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों ने क्या क्या चीजें मैंने तो नोट्स में पढ़ाई है ये बात। हम लोगों ने कहा लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 इज इक्वल्स टू हाइट 1 ओवर हाइट 2 इज इक्वल्स टू रेडियस 1 ओवर रेडियस 2 इज इक्वल्स टू डायमीटर 1 ओवर डायमीटर 2 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर 1 ओवर पेरीमीटर 2 इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस 1 ओवर सर्कमफेरेंस 2। मतलब इस तरह की तमाम जो सिंगल वन डायमेंशनल कैलकुलेशंस हैं उनकी रेशियोज उसी तरह से आ रही होती हैं। लेकिन अगर ये बात कन्वर्ट हो जाए एरियाज में, ये बात एरियाज में कन्वर्ट हो जाए, एरिया 1 ओवर एरिया 2, ये क्या हो जाएगा लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का, अगर ब्रेड्थ 1 ओवर ब्रेड्थ 2 का, समझ आ रही है कि नहीं, हाइट 1 ओवर हाइट 2 का होल स्क्वायर बनता जाएगा ये। इसी तरह से वॉल्यूम्स के केस में क्या होगा, फिर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम्स के केस में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हम जब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किधर गया, ये आ गया। व्हेन वी टॉक अबाउट मैस, हम जब मैस की बात करते हैं तो मैस, डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो एक फॉर्मूला है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। इससे मैं ना नया फॉर्मूला डिराइव करूंगा। वॉल्यूम उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा। या वॉल्यूम को इवन ये भी तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मैस ओवर डेंसिटी, यस और नो। अब हम एक्सप्रेशन वाइज अगर बोलें, वॉल्यूम ऑफ लार्ज कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कंटेनर, मेरी बात सुनना जरा, मेरी बात सुनना, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्या निकलेगा, mass of large divided by density divided by mass of small, ये मैंने S for small divided by, मैं डेंसिटी ऑफ लार्ज और डेंसिटी ऑफ स्मॉल क्यों नहीं कह रहा, मैं सिर्फ डेंसिटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसकी बात हो रही थी, सैंड की बात हो रही थी। द कंटेनर्स आर फिल्ड विद सैंड, डिफरेंट सैंड नहीं है, सेम सैंड है, डिफरेंट सैंड नहीं है। कैसी सैंड है, सेम सैंड है। तो जब सेम सैंड होगी डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है ना सेम मटेरियल की। इवन जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि जब मटेरियल सेम होता है तो उनकी डेंसिटी सेम होती है, मास और वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जितना ज्यादा मटेरियल डालेंगे उसका मास बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन डेंसिटी उसकी सेम रहेगी। ये हमारा एक नॉर्मल कॉमन सेंस का भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है,
पानी की मिसाल ले लें, पानी सेम है, वही पानी अगर आप एक कंटेनर में डालें दूसरे में डालें सेम है, सैंड डालें एक कंटेनर में दूसरे कंटेनर में सेम है, तो ये डेंसिटी आपस में क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ लार्ज ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ये क्या आ जाएगा फिर आपके पास, मास ऑफ लार्ज ओवर मास ऑफ स्मॉल आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, प्रैक्टिकली भी हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बात तो समझ आती है ना ये बात। तो आपको तो मालूम है कि वॉल्यूम लार्ज ओवर वॉल्यूम स्मॉल इज इक्वल टू हाइट लार्ज ओवर हाइट स्मॉल का होल क्यूब होता है। तो वो मास लार्ज ओवर मास स्मॉल में भी वही चीज अप्लाई हो जाएगी, हाइट लार्ज ओवर हाइट स्मॉल का होल क्यूब हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? वजह पता है क्या, बिकॉज दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाइट लार्ज ओवर हाइट स्मॉल, हाइट लार्ज ओवर हाइट स्मॉल का होल क्यूब। तो इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस थिंग। तो यहां से फॉर्मूला लगेगा mass large over mass small is equals to height large over height small का whole cube। बिकॉज ये किस चीज के लिए है, सब्सटीट्यूट कर दिया आपने वॉल्यूम लार्ज ओवर वॉल्यूम स्मॉल की वैल्यू। बिकॉज वॉल्यूम्स जब भी बात आप करेंगे, वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू हाइट 1 ओवर हाइट 2 का होल, लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल, डायमीटर 1 ओवर डायमीटर 2 का होल। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बता दें। क्लियर हो गया सारों को? अब फाइंड द मास ऑफ द कंटेनर ऑफ द सैंड द लार्जर कंटेनर कैन होल्ड। अब ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। छोटे वाले कंटेनर का मास उसने 24 kg दिया हुआ है, हाइट ऑफ द लार्ज इज 30, स्मॉल इज 20, होल क्यूब। ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें एंड देन फर्दर ऑन 24 को मल्टीप्लाई कर दें विद बाय आफ्टर टेकिंग द क्यूब। 81 किलोग्राम। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? ये बात सबको समझ आ गई? बता दो। अच्छा, यहां पर ही ना मैं एक और चीज आपको बताता हूं, एक रिलेशन एडिशनल कॉन्सेप्ट अपने पास याद रखें। अब ये बात समझ आ गई कि नहीं? मतलब यहां से वो तो निकाल लिया ना, एक न्यू कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, mass 1 over mass 2 is also equals to, बोलो आप लोग, लेंथ 1 over लेंथ 2 का होल, हाइट 1 over हाइट 2 का होल। बात समझ आ रही है? अगर रेडियस गिवन होंगे तो रेडियस 1 over रेडियस 2 का होल, अगर पेरीमीटर्स दिए होंगे तो पेरीमीटर 1 over पेरीमीटर 2 का होल क्यूब। जितनी भी वन डायमेंशनल आपकी मेजरमेंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस का रेशियो लेके उसका क्यूब ले लेना है। यस? तो एरिया से आप पहले क्या निकाल लें, एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल स्क्वायर होता है ना, कि नहीं होता? यहां से आप क्या निकाल लें, अब उसको फिर वॉल्यूम्स में ट्रांसफॉर्म करें। अब वॉल्यूम्स क्या होता है, वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल क्या, क्यूब। अब L1 ओवर L2 की जगह दोनों तरफ क्यूब रूट ले, पहले दोनों तरफ क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें। यहां से रेशियो किसकी निकल आएगी आपके पास, L1 ओवर L2 की, और इस तरफ क्या आ जाएगा, V1 ओवर V2 का होल। इसकी जो वैल्यू है वो ये है। यस और नो? हमजा ये फिर क्या पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, यहां पे। तो एरिया कैसे हो जाएगा फिर, मतलब इनडायरेक्टली एरिया 1 ओवर एरिया 2 लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल स्क्वायर होता है ना। लेकिन आप कह रहे हैं सर अगर इसको वॉल्यूम के तनाजुर में देखें तो क्या बनेगा, तो लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का जो आपके पास वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 का होल क्यूब बन रहा था, आप इसको उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लें। क्या कर लें, पुट कर लें इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दिखने में क्या होगा, V1 ओवर V2 का होल क्यूब रूट। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? और इसको मजीद अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको मालूम है ना क्यूब रूट की इंडेक्स फॉर्म क्या होती है, यस ऊंचा बोले, 1/3 होती है। क्यूब रूट की इंडेक्स फॉर्म क्या होती है? अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग टू बी लर्नड, मेमोराइज नहीं करना है इसको, ये डिराइव्ड बात है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, इट इज बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन, सो यू नीड टू लर्न अ कॉन्सेप्ट। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझना है आपने, हाउ टू थिंक, सोचना कैसे। तो सोचने के लिए आपने L1 ओवर L2 को सब्जेक्ट बनाया,
एरिया में पुट कर दिया, तो एरिया और वॉल्यूम का भी आपस में ताल्लुक आ गया। समझ रहे मेरी बात के नहीं? क्या कर दिया आपने, उसको सॉल्व कर लिया। अब आगे आपकी चॉइस है, अगर आप इसको चेंज करके लिखना चाहते हो तो क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, उसकी एक और पावर है 2। तो अगर कभी इस तरह की कोई चीज आ जाए हमारे सामने, तो पावर की पावर क्या हो जाएंगी? अगर कभी कोई चीज हमारे पास इस तरह से आ जाए, एरिया 1 ओवर एरिया 2 ये स्क्वायर, V1 ओवर V2 इसकी पावर है 1/3। ये क्या है? पावर। ये क्या है? तो दोनों पावर की पावर। यस, आपको ना वो वाला कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, a पावर m उसकी होल पावर n। तो ये दोनों आपस में बच्चों ये असूल है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो इसी तरह से जब इसको भी आप लिखेंगे तो ये a1 ओवर a2 इक्वल टू v1 ओवर v2 का होल पावर 2/, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज 2/3। लेकिन ये याद करने वाला कोई चीज नहीं है। ये क्या है? ये डिराइव्ड चीज है। बेसिक चीज क्या है? ये वाली बेसिक चीज है, ये वाली, ये भी खैर डिराइव हुई है, लेकिन ये अब अकल हमारी समझ जाती है कि आसान है, बस वॉल्यूम के साथ असूल है इसका, ये भी क्यूब हो जाएगा। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आते हैं। सवाल पूछे बच्चों, अगर कोई आपके जहन में कोई भी रैंडम क्वेश्चन आता है। कौन से वाला? ये वाला। ये बात यहां तक समझ आई है, सब्स्टिट्यूशन वाली। अब चूंकि क्यूब रूट को ये बात समझ आना जरूरी है कि क्यूब रूट का ये वाली फॉर्म होती है कौन सी? रेडिकल। इस फॉर्म को बोलते हैं इंडेक्स। दोनों सेम है लेकिन फॉर्मेशंस डिफरेंट है इनकी। अगर मैं क्यूब रूट को इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये v1 ओवर v2 का होल क्यूब था ना, क्यूब रूट था ना, तो होल क्यूब रूट क्या बन जाएगा? होल पावर बन जाएगी। अब पावर की पावर आपस में जब भी कभी आती है तो दोनों पावर्स क्या होती हैं? इसी तरह से ये एक पावर है और ये दूसरी पावर है। पावर की पावर आपस में क्या होगी? तो ये जो एक पावर है 1/3, दूसरी पावर है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो इसलिए हमने कहा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू v1 ओवर v2 का होल पावर 2/3। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? इस तरह से है, समझ आ रही है? सो ये डिराइव्ड है, नॉट टू बी लर्न्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन आती हो, ये हर जगह लग सकती है। जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में किया था, वो सिर्फ वहां पे नहीं, बहुत सारी जगहों में अप्लाई होता है। किसी जहां पे आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, एक एक्सप्रेशन निकाल के दूसरी में पुट कर देते हैं। समझ आ रही बात? मतलब कल मुझसे A2 वाला बच्चा पूछता है, सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो मैंने कहा था डिपेंड करता है आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, वो मैथ्स में भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता है। दुनिया की हर साइंस में ये जनरल मेथड है जो इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स में कैसे इस्तेमाल होता है? आप जब क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेते हैं ना, वो यूज कर लेता है उसकी वैल्यू को। कंप्यूटर वाले बच्चों, मैथ्स में क्या होता है? आप दो इक्वेशंस होती हैं, एक इक्वेशन आप उधर सब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरी में उसी की जो भी चीज है पुट कर लेते हैं। वो जो क्या नाम है, जिस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया था वो गया अब बीच में से, वो रिमूव हो, क्योंकि इसकी जगह कोई और चीज आके सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमेशा एक वेरिएबल रिड्यूस करके न्यू चीज प्रोड्यूस करती है। जैसे आपके इक्वेशन में x और y था, x को सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अब x गायब हो जाता है, सिर्फ y रह जाता है उसमें। तो उससे क्या होता है? लीनियर इक्वेशन बन के y हमारा सॉल्व हो जाता है। ऐसे होता है ना? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक जनरल वे ऑफ थिंकिंग का नाम है। अब उसको मैंने कहा अगर आप डिफरेंशिएशन में यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, वो डिफरेंट है। इंटीग्रेशन एक कॉन्सेप्ट है, ए लेवल्स में पढ़ते हैं, उसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है। किसी भी साइंस में अगर आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करें तो डिफरेंट। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि आप सोचो अब करना क्या चाह रहे हो, कौन सी साइंस को डील कर रहे हो आप। वहां पे देखो इक्वेशंस की टाइप कौन सी है, तो वहां से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ, उसको दूसरी किसी भी इक्वेशन में, उसी में नहीं किसी और इक्वेशन में डाल दो। रिजल्ट क्या होगा? वो वाला वेरिएबल अब दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसकी जगह कोई नई चीज आ गई थी। ये जनरल सब्स्टिट्यूशन का एक बात है। ठीक है, और कुछ सवाल है पूछें, एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना है इसका। ठीक है, अच्छा सॉरी, यही चीज, यही एनालिसिस ये क्यूब्स के अलावा अगर आ जाती है बात, अब डेफिनेटली मैथ इज एसोसिएटेड विद कॉस्ट।
या वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद कॉस्ट। समझ रहे हैं बात की नहीं? जैसे कोई पेप्सी वगैरह है, कोई पीने वाली कोई चीज है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट निकलती है। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 जितनी भी होगी उसी हिसाब से कॉस्ट 1 ओवर कॉस्ट 2 भी निकलेगी। बात समझ आ रही? क्योंकि प्रोपोर्शनल होती है ये, जितना वॉल्यूम बढ़ाते रहोगे कॉस्ट भी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। वॉल्यूम कम तो कॉस्ट भी क्या, कम। नॉर्मली बिजनेस का असूल ये है, कारोबार का असूल ये है कि जब आप ज्यादा चीज खरीदेंगे, समझ आ रही है कि नहीं, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना। तो वो, लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो कहता है मेरी चीज सेल हो तो ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट भी देता है आपको वो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सबसे पहले वो लीनियर यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे 250 ml, मिसाल के तौर पे 250 ml मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की है, तो वो कैलकुलेट करेगा 500 ml को 200 का होना चाहिए, लेकिन वो 200 की नहीं होगी, वो 180 की होगी, 170 की होगी, 150 की होगी। रीजन क्या है? वो कहता है कि आप जल्दी जल्दी खरीदो, ज्यादा से ज्यादा खरीदो। आपको किस चीज की लालच देता है वो? ग्रीड किस चीज की है? 50 रुपीज के डिस्काउंट की, 50 सेंट्स के डिस्काउंट की आपको लालच देता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये कंपनीज का एक असूल होता है, टैक्टिक्स होती हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी क्या हो, सेल हो। समझ आ रही मेरी बात? अदरवाइज क्या होना चाहिए? वही बात है कि यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। खैर, अब जब वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू कॉस्ट 1 ओवर कॉस्ट 2, तो इसका लिखने का मतलब क्या है? वॉल्यूम 1 तो L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर क्यूब था, तो कॉस्ट 1 ओवर कॉस्ट 2 भी क्या होगी? लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल क्यूब होगा। कॉस्ट वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है ना, क्या हो जाएगा ये? क्यूब हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से कोई भी डायमेंशन हुई, जैसे डायमीटर 1 ओवर डायमीटर 2 का होल क्यूब। बात समझ आ रही है बच्चों? बताएं मुझे। या हाइट 1 ओवर हाइट 2 का होल क्यूब। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ये कॉस्ट वाली बात में कोई कंफ्यूजन है? It is also discussed in very few papers, but it is related to some common sense, जो कि यहाँ पे एज अ न्यू कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि कॉस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉल्यूम या मैसेज। कॉस्ट भी वॉल्यूम या चूंकि एरिया याद रखें, रियल दुनिया में एसोसिएटेड नहीं है। आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो एरिया के हिसाब, वॉल्यूम के हिसाब से आप लेते हैं। तो उसी के लिए हमने कहा कॉस्ट या तो मैथ के साथ एसोसिएटेड है या वॉल्यूम के साथ। तो मैथ तो ऑलरेडी L1 ओवर L2 का होल क्यूब था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, mass 1 ओवर mass 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू कॉस्ट 1 ओवर कॉस्ट 2। लेकिन जब आप लेंथों की बात करेंगे तो इट विल बिकम क्यूब्स। समझ आ रही? लिख लें इसको। अब एक जो अनदर स्पेशल केस है ना सिमिलैरिटी का, ये एक डिफरेंट केस है। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली बच्चा इसको गलत कर बैठता है, ठीक है। लेकिन जिसको ये असूल आता है वो इसको गलत नहीं करता। असूल ये है कि नॉर्मली हम एरियाज में क्या करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के स्क्वायर ले लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। एक खास केस है जिसमें हम स्क्वायर नहीं लेते, एक खास केस है जिसमें हम स्क्वायर नहीं लेते, ठीक है। अब जैसा कि पहले हेडिंग लिख लेना, इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ सिमिलैरिटी। इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ सिमिलैरिटी। इसकी स्पेशलिटी मैं बताऊंगा कि क्या है। अब ट्राइंगल्स आपने ना कुछ इस किस्म की बनानी है। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर given that triangle ABC is similar to triangle DBC, given that triangle ABC is similar to triangle DBC। अब इन दोनों की तरफ जरा देखें, प्लीज जल्दी से बनाइएगा ना ताकि आप मेरी बातें फॉलो कर सकें। इस ट्राइंगल की ये क्या है बच्चों? बेस। दूसरी ट्राइंगल की बेस क्या होगी? बेस 2। नजर आ रहा है सारों को? नजर आ रहा है सारों को? आ दिया। पहली ट्राइंगल की हाइट क्या है?
दिस वन। दूसरी ट्राइंगल की हाइट क्या है? दूसरी ट्राइंगल की हाइट क्या है? सेम या डिफरेंट? सेम। तो ये वो खास केस है, स्पेशलिटी क्या है इसकी? हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज सेम। ये स्पेशलिटी है इसकी, व्हेन हाइट्स ऑफ बोथ triangles is same, when heights of both triangles is same। ये स्पेशल केस है इसका, जब हाइट क्या हो जाए जी बच्चे? बेस डिफरेंट है, बेस की लेंथ थोड़ी डिफरेंट, इसलिए B1 B2 मैंने बोला है। रेशियो डिफरेंट होगा ना? नहीं, देखो एक जो केस है ना, इसमें इसकी हाइट ये वाली है ना, इसको दूसरे अंदाज में कंसीडर किया जाए। इसकी जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि इसकी और लेंथ है नहीं, इसका सिर्फ एरिया में एक खास चीज आती है। एरिया में क्या खास आता है? जैसे मैं अगर इसको बोलूंगा ना एरिया 1 ओवर एरिया 2, अब जो पहली ट्राइंगल है उसका बनेगा, मतलब फॉर्मूला क्या होता है भाई बाय द वे? हाफ इंटू हाइट, बेस 1 इंटू हाइट। दूसरी का क्या होगा? हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट। हाफ हाफ दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? चूंकि हाइट सेम होती है, हाइट भी क्या होती है? कट जाती है। तो इसकी खास स्पेशलिटी यह है कि जब भी इनके एरियाज लिए जाएंगे, एरिया 1 ओवर एरिया 2, ये जो बेस 1 ओवर बेस 2 के रेशियो के बराबर होगा। इसमें स्क्वायर्स नहीं आएंगे, इसमें स्क्वायर्स नहीं आएंगे, बिकॉज हाइट क्या थी? सेम थी, जिसकी वजह से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हाइट आपस में क्या होती है? कैंसिल आउट हो जाती है। उसकी कैंसिलेशन की वजह से हम स्क्वायर नहीं लेते। यह सिर्फ एक खास वो जगह है जहां पे वो खुद बताता है कि दो डायग्राम्स आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। खुद बता देता है दोनों डायग्राम सिमिलर है, छोटी बड़ी नहीं, कहता है दोनों सिमिलर है, लेकिन उसके अंदर बेसिस डिफरेंट होंगी, बट हाइट क्या हो रही है उसकी? सेम। हाइट क्या हो रही है? सेम। बात समझ आ रही है कि नहीं जी बच्चे? सवाल है आपका? नो फेल। नहीं, वॉल्यूम नहीं है इसका। नहीं, इसका वॉल्यूम नहीं है। अगर वो वॉल्यूम हो गया ना तो सोचे वो तो डायग्राम 100% सेम ही हो जाएगी। क्लियर हो रही है कि नहीं? उसकी डायग्राम 100% क्या हो जाएगी? सेम ही हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू जब भी ऐसी कोई डायग्राम आ जाए, जो भी डायमेंशन गिवन होगी, बेस 1 ओवर बेस 2 हो या जो गिवन डायमेंशन है लेंथ 1 ओवर लेंथ 2, स्क्वायर नहीं लेंगे हम उस केस में। सो ये लिख लें अपने पास, वी कैन सी दैट in the given similar triangles, the heights, we can see that in the given similar triangles, the height of both triangles is same. The heights of both triangles is same. We can see that in the given similar triangles, ये सिर्फ इस खास केस के लिए है। We can see that in the given similar triangles, the heights of both the triangles is same. The heights of both the triangles is same. So we apply A1 over A2 is equals to length 1 over length 2 या base 1 over base 2। ये जस्ट अप्लाई होता है ट्राइंगल्स के ऊपर। ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर स्पेशल ट्राइंगल्स। स्पेशल ट्राइंगल्स जिनकी सिमिलर भी हो और हाइट भी सेम हो, सिमिलर भी हो और मतलब ओरिएंटेशन आगे पीछे चेंज हो सकती है। सिर्फ ये लिख लें, नेवर टेक स्क्वायर ऑफ रेशियोज। ठीक है, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू बेस 1 ओवर बेस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं करना, ठीक है? ये वो अलर्ट का निशान लगा लें। वो जो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वही सारे अप्लाई होंगे। जो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे अप्लाई होंगे। हमारा जो
नया सेक्शन है। अभी तक हम लोगों ने 1, 2 अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, फंक्शंस, ग्राफ, ज्योमेट्री एंड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स हम लोगों ने कहां पे किया था? ज्योमेट्री से पहले ग्राफ के साथ हमने कर लिया था, ठीक है। तो हमारे कितने सेक्शंस मुकम्मल हो गए हैं? 6। वी आर डन विद द 6 सेक्शंस। और ये इनफैक्ट आपके जो सिलेबस का जो वॉल्यूम है ना, सिलेबस का वॉल्यूम मोर देन 70% ये सारी चीजें कैरी कर रही होती हैं। मोर देन 70% वॉल्यूम इन चीजों का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चंद एक सेक्शंस रह गए, ऑल आर शॉर्ट सेक्शंस, ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन, इट इज सेक्शन नंबर, कौन सा होगा ये? ऑब्वियसली 7 होगा ना, 6 जब कर चुके हैं तो अब ये 7 है। तो इसका नाम क्या है? बेरिंग। ये सेक्शन है हमारा बेरिंग का, ठीक है। ये सेक्शन है हमारा बेरिंग का। अब जो बेरिंग है ना, बेरिंग के अंदर यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। आपके पास दो चीजों की नॉलेज थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। किस किस चीज की? किस किस चीज की बच्चों? एंगल्स की और नहीं, पैरेलल लाइंस की नहीं, वो तो एंगल्स के अंदर ही आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की। अगर हम देखें इनके सवालों की तरफ, तो ये जो सवाल होते हैं ये अकेले बेरिंग के क्वेश्चंस नहीं आते। These questions come in a group with trigonometry और angles। समझ आ रही है? समटाइम ये तीनों कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे भी पूछे जाते हैं। तो बेरिंग है क्या चीज? बेरिंग है क्या चीज? ये एक एंगल है। बेरिंग इटसेल्फ क्या है? एक एंगल है। इट्स अ स्पेशल एंगल। इट्स अ स्पेशल एंगल। रियल टाइम का एंगल है ये। रियल टाइम के जितने भी एंगल्स हैं वो बेरिंग को जो हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट फ्रॉम नॉर्थ। हम नॉर्थ के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो बेरिंग इज अ स्पेशल एंगल विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नॉर्थ। बट डायरेक्शन भी फिर जरूरी है कि नॉर्थ जब आप बनाते हैं, लेट्स मेक अ बिग नॉर्थ। नॉर्थ ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? किसको नहीं आता ये? हाँ, कैसे याद किया हुआ है ये? मुझे वो बचपन का एक सेंटेंस याद आ गया। एक तो सोफिस्टिकेटेड लफ्ज है न्यूज वाला, NEWS, न्यूज, खबरें। चारों तरफ से जो खबरें आती है तो उन्होंने एक वर्ड बना दिया, क्या? न्यूज है। एक न्यूज भी है जो इसका, हाँ, नेवर ईट्स सॉगी वॉफल्स, ये भी हो सकता है। मेरा थोड़ा सा शरारती किस्म का है। नॉटी एलिफेंट स्विम्स इन वाटर। नॉटी एलिफेंट swims in what? मोस्टली ये बहुत ही बचपन में याद किया था तो अभी भी याद ही है। फिर बाद में न्यूज पता लगी कि अच्छा न्यूज में भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है लेशबरा सा। अब हम बेरिंग के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, बेरिंग के साथ वो एरोनॉटिक आ गया है, तो हम बेरिंग की बात कर रहे थे। तो बेरिंग एक खास एंगल है। बेरिंग क्या है? एक खास एंगल है। एक ऐसा एंगल है जो हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाता है। तो नॉर्थ से मेजर करते हुए तो फिर तो दो डायरेक्शंस आती है, नॉर्थ से इस तरफ या इस तरफ। नॉर्थ से मेजर किया जाता है और हमेशा इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। हमेशा पहले पॉइंट क्या होना चाहिए? नॉर्थ से मेजर करना है। किस डायरेक्शन में करना है? ये कहानी पूरी हो जाती है। लेकिन एक और शर्त है बेरिंग की, 3 डिजिट्स में लिखना है इसको। हमेशा कितनी डिजिट्स में लिखना है? 3 डिजिट्स में लिखना है। कितनी डिजिट्स में? 3 डिजिट्स में लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम 360 डिग्रीज होते हैं ना हमारे एक सर्कल, एक रोटेशन के अंदर। तो जो एक पूरी रोटेशन है वो होती है 360 डिग्रीज। तो वो 0 डिग्री से लेकर पूरा जब रोटेशन मुकम्मल किया जाता है तो जितने भी एंगल्स बीच में आते हैं, बेशक 1 डिजिट एंगल हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 001 पढ़ेंगे, 002 पढ़ेंगे, 40 डिग्री तो 040 पढ़ेंगे उसको। बात समझ आ रही है कि नहीं? ताकि उसको पता चल जाए कि ये विद रिस्पेक्ट टू 3 डिजिट्स है ये।
सो जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हमेशा तीनों बातें देखिए हमने पढ़ ली, 3 शराइत है बेरिंग की। बेरिंग एक खास एंगल है, बेरिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल, अब इस एंगल की जो स्पेशलिटी है वो 3 पॉइंट्स हैं। मोहिश कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? पहला कौन सा पॉइंट है? एक मिनट, लेट हिम स्पीक प्लीज। पहला नॉर्थ से मेजर किया जाएगा, दूसरा वेरी गुड क्लॉकवाइज मूव किया जाएगा, तीसरा 3 डिजिट्स में लिखा जाएगा। तीसरा कितने डिजिट्स में? 3 डिजिट्स में उसको लिखा जाएगा। बस ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? अगर मैं नॉर्थ की बात करूंगा, नॉर्थ हमेशा कौन सा पॉइंट होगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यस, 0 वाला पॉइंट। वेरी गुड। तो इसको 0 नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 0 0 0। ईस्ट वाला कौन सा पॉइंट होगा? वहां से अगर ईस्ट को देखा जाए तो वेरी गुड, दिस बिकम 0 9 0। वहां से जब साउथ को देखा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वेरी गुड 1 8 0। जब उस तरफ जाया जाएगा ये बन जाएगा 2 7 0 और कंप्लीट रोटेशन क्या बन जाएगी? 3 6 0 बन जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? और इस सारों को हमेशा किस अंदाज में मेजर किया जाता है? इस तरह या इस तरह या इस तरह या इस तरह। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे बच्चे कि नहीं? ये बात हमेशा याद रखें कि ये जितने भी आपके पास एडजेसेंट पॉइंट्स होते हैं ऑन द ग्रिड, ये सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सारे आपस में क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक बात समझ आई? अब अगर एक सवाल के अंदर यहां पर भी आपके पास नॉर्थ बना हुआ है। अच्छा, नॉर्थ की पता निशानी क्या होती है? इन क्वेश्चंस जिसमें नॉर्थ आएगा ना, हमेशा ये एरो की तरह से बताया जाता है, ठीक है? आईएसएसबी आर्मी के टेस्ट के अंदर एक सवाल होता है, उन्होंने ना मैप के ऊपर नॉर्थ नहीं लिखा होता, एरो लगा, जस्ट एक एरो होता है। इवन वो ये भी नहीं दिखाते मैप के ना कोने में। देखें, पहली बात तो ये कि स्केल्स गिवन होते हैं 1 समथिंग करके, एक उन्होंने ना एरो भी लगाया होता है। सवाल होता है यार ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ को। मैप के ऊपर कभी भी आपको ये चीज नजर आई तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हेलीपैड्स को। एज किसको रिप्रेजेंट करता है? मैप के ऊपर ये बने हुए होते हैं, ये एज इज द निशान किस चीज के लिए? ये एक फ्रीक्वेंटली सवाल होता है उनका, एज क्या चीज है। इसी तरह ये सवाल होता है ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बताते हैं वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये याद रखें, दुनिया में जितने भी नॉर्थ हैं वो सारे आपस में पैरेलल हैं। दुनिया के जितने भी नॉर्थ हैं वो सारे आपस में क्या होंगे? क्योंकि पूरी दुनिया का नॉर्थ एक ही है ना। जहां मर्जी से नॉर्थ बनाऊंगा नॉर्थ तो सेम आएगा, यस और नो? नॉर्थ तो क्या आएगा? सेम। जैसे अगर मैं दुनिया बनाऊं अप्रोक्सीमेटली कुछ इस किस्म का नहीं है नॉर्थ, है ना? नॉर्थ कुछ इस किस्म का है ना। और बाकी अर्थ हमारी किस तरह से रोटेट करती है, ये अगर नॉर्थ है ना उसका, वो यूं यूं करके घूम रही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? ठीक है, हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है ये। तो लिखें सबसे पहले ऑल नॉर्थ्स, सिंस ऑल नॉर्थ्स आर पैरेलल। हम तो खैर दुनिया की बात नहीं करते, आपका स्कोप थोड़ा छोटा है, क्योंकि सवालों की बात कर लेते, अपना दिमाग खोल लें। दुनिया के सारे नॉर्थ आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक डिस्कस अगर हम करें तो सवाल में जितने भी नॉर्थ होंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो ऑल, सिंस ऑल नॉर्थ्स आर पैरेलल विद ईच अदर, since all norths are parallel with each other, लिख लें, since all norths are parallel with each other, since all norths are parallel with each other, so all properties of parallel lines can be applied on them. So all properties of parallel lines can be applied on them. ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों?
ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जिस तरह से हिलती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और अगर यही चीज दूसरी तरह से आए, ये कौन सी वाली डायरेक्शन हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, सो लिखें, बेरिंग इज अ स्पेशल एंगल दैट इज मेजर्ड, बेरिंग इज अ स्पेशल एंगल, मैं लिख देता हूं खुद से भी, बेरिंग इज अ, प्लीज तवज्जो रखें, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल that is measured, number 1, measured from north in clockwise direction, in clockwise direction written in अगर डेसिमल्स में कभी आ गया है ना तो जो लास्ट डिजिट होगा उसको राउंड करके लिख लेना। ठीक है लिशबरा साहब, मोमिना ठीक है? इसकी 3 प्रॉपर्टीज हमेशा क्या करनी है, आपने याद रखनी है। ठीक है, पहली बात कौन सी वाली, कहां से? नॉर्थ से। दूसरी क्लॉकवाइज। तीसरी 3 डिजिट्स। जैसे रेशियो में हमने नहीं कहा था, हमने कहा था रेशियो क्या है? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर होना और रेशियो क्या है? यूनिटलेस होना। रेट का हमने डिफरेंट कहा था, रेट इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक टाइम से हम निकालते हैं। जी बच्चे, किसमें? यही बात मैं अभी बच्चों को बताया था। क्या बात बताई है मैंने डेसिमल्स के लिए? राउंड करके आप क्या करेंगे, उसको 3 डिजिट्स में लिखेंगे। कभी डेसिमल में आंसर आ जाए, राउंड करके 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ये बात कि नहीं? अच्छा, समझ आ गई? अक्सर औकात क्या होता है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर नॉर्थ नहीं दिया होता, हम क्या करते हैं, हम अपना नॉर्थ खुद बनाएंगे इन अ डायरेक्शन दैट लुक्स पैरेलल टू द ऑलरेडी गिवन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अगर किसी पॉइंट के ऊपर नॉर्थ नहीं ना दिया हुआ, हम वहां पे अपना खुद से क्या बना लेंगे, नॉर्थ बना लेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? क्या बना लेंगे? अपना खुद नॉर्थ बना लेंगे। लेकिन वो नॉर्थ क्या होना चाहिए? गिवन नॉर्थ के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो लिख ले, इफ देयर इज नो नॉर्थ गिवन एट अ सर्टेन पॉइंट, if there is no north given at a certain point, if there is no north given at a certain point, then we will, if there is no north given at a certain point, then we will draw a north, by ourselves। फातिमा समझ आ रही है? Then we will draw the north by ourselves, which will be parallel to the given north, बच्चों को बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है। मैं भी यहां पर ही इसको बनाता हूं। तवज्जो प्लीज, हाजरा। अच्छा, इसमें एरो सिर्फ एक ही साइड पे बनाएंगे हम।
रेक्टेंगुलर एक्सिस की तरह हर तरफ एरो नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह में एरो आएगा, ठीक है, एक ही जगह एरो आएगा। लेट्स से एक पॉइंट है ये वाला ए, लेट्स से एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट की हमने, और ये वाला पॉइंट है मिसाल के तौर पे ओ, लेट्स से ये वाला पॉइंट है ओ, हमने ए की बेरिंग निकालनी है कहां से, ओ से। हमने ए की बेरिंग निकालनी है कहां से, ओ से। लिखेंगे हम किस तरह से, तवज्जो रखें, बेरिंग ऑफ ए निकालनी है कहां से, ओ से। ओ के ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्थ। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। तो इस अल्फाज को देखें, ए को आपने निकालना है, ए का एंगल निकालना है कहां से, ओ से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो नॉर्थ कहां पे होना चाहिए, नॉर्थ मस्ट बी ऑन, नॉर्थ मस्ट बी एट ओ, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये वो पॉइंट है जिसका हमने एंगल निकालना है, जिसका हमने बेरिंग निकालनी है, एंगल भी नहीं, बेरिंग निकालनी। तो बात देखें, एक तो किस डायरेक्शन में निकालेंगे हम, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी वाली है, ये क्लॉकवाइज। मिसाल के तौर पे ये वाला एंगल आता है 40 डिग्री। तो जब मैं लिखूंगा इसको, तो बन जाएगा क्या, एन ओ ए। कैसे लिखेंगे, एन ओ ए। तो बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ मैथमेटिकली कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन ओ, विच इज इक्वल्स टू 040। एक और रटे वाला तरीका है, मेमोराइज करने वाला। फ्रॉम के बाद जो भी चीज आती है वो हमेशा सेंटर पे लिखी जाती है। फ्रॉम के बाद जो भी चीज होगी वो हमेशा किधर लिखी जाएगी, सेंटर पे आएगी। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? ये हेल्प करता है बहुत ज्यादा पेपर्स में, ये वाली शॉर्टकट बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। फ्रॉम के बाद जब भी कोई चीज होगी वो आपका सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये शॉर्टकट। अदरवाइज आप इंग्लिश भी अगर आप उसकी पढ़ते हैं तो इट मेक्स सेंस कि उस पॉइंट की बेरिंग निकालनी है कहां से, जहां से भी निकालनी है वहां पे नॉर्थ बनेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, ये तो ये मैंने बता दिया। इसमें किसी को कोई मसला है, इसमें किसी को कोई मसला है? नो? दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर से बोल रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है, बेरिंग निकालनी है किसकी, ए की। पॉइंट लाजमी बताएगा वो कि कहां से निकालनी है आपने, है कहां से निकालनी है। उसने कहा है ओ से निकालनी है, ओ से पॉइंट ए का एंगल निकालना है, ऐसा ही है कि नहीं? ओ के ऊपर, चूंकि हमने कहा था ना बेरिंग निकाल, एंगल नहीं है, बेरिंग निकालनी है। तो बेरिंग हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती है, तो नॉर्थ का होना बड़ा जरूरी है। अब ये बात आप डिसाइड करें, ए पर होना जरूरी है या ओ पर से होना जरूरी है। ए की निकालनी है ना आपने बेरिंग, ए की बेरिंग निकालनी है ओ से, तो ओ के ऊपर नॉर्थ आपका बनेगा। नॉर्थ कहां पे बनेगा, ओ पे बनेगा, क्योंकि इंग्लिश उसकी ये बात बता रही है आपको। सेंटेंस की ट्रांसलेशन जब आप करते हैं तो ऑलरेडी आपको बता रही होती है कि ओ के ऊपर आपने नॉर्थ बनाना है। यहां पे तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो हमने वहां से एंगल देखा 40 गिवन था, हमने कहा दिया इसका 040 आ जाएगा। मैथमेटिकली जो आप पीछे एंगल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप उसमें ऐसा कोई नाम रखते थे, याद आ रहा है कि नहीं? वो एंगल का निशान लगा के एन ओ, इस तरह एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर रखते थे ना। उस अंदाज में हम जब देखेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, जो फ्रॉम के बाद वाला जो वर्ड आएगा, क्योंकि नॉर्थ उस पर बनता है, इस तरह से लिखने में वो हमेशा सेंटर में ही आता है। तो ये चीज एक तरह से क्या होती है, मैच भी होती है, कि जो फ्रॉम के बाद जब भी कभी कोई चीज आएगी वो हमेशा हमारे सेंटर में ही आती है। और पहला जुमला, पहला वाला हमेशा नॉर्थ आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ है। जैसे मेरा एक सवाल है, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए निकालनी है, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए से ओ की बेरिंग निकालनी है। निकालनी किसकी थी बेरिंग, ओ की। कहां से, ए से। तो ए के ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्थ मस्ट बी एट ए। तो ए की तरह ये, अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्थ के साथ ये नॉर्थ क्या बन जाएगा, ये मैंने खुद बनाया नॉर्थ। दोनों नॉर्थ आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैथमेटिकली ये कौन सा एंगल बनेगा, फ्रॉम के बाद वाली चीज किधर आएगी, एन ए। बात समझ आ रही है कि नहीं?
नहीं देखना मत देखें, लेकिन आपको बात बता दी थी, फ्रॉम के बाद वाली चीज सेंटर में आती है। तो यहां पे भी ए के ऊपर अब आप नॉर्थ बनाएंगे, चलें भूल जाए फिलहाल इसको, ए के ऊपर नॉर्थ बनाए, बेरिंग निकालें ओ की, बेरिंग निकालें ओ की, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, यस और नो, ये वाला एंगल बनेगा ना इसका, हाँ या ना, निकाल सकते हैं ये एंगल कि नहीं, ये वाला एंगल ऑलरेडी हमें पता है कि नहीं पता, ये कितना है बच्चों 140, यस और नो, कैसे, यस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस अप्लाई होती है, मैंने कहा, हाँ ऑल्टरनेट करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नीचे लाएं, ये 40 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, तो या तो आप 360 में से 140 माइनस कर लो या 40 प्लस 180 कर लो, सिंस द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन अप्लाई होती हैं इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला एंगल है, या तो ये निकल आएगा कैसे 360 माइनस 140 करके, 360 माइनस 140 करके, या तो ये कैसे निकलेगा और 40 डिग्रीज प्लस 180 करके, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इसका जवाब कितना आएगा और इसका जवाब कितना आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 220 हो जाएगा, तो इसका एंगल कितना लिखेंगे, बनता है NAO, NAO is equals to creating the name of angle middle letter should always have north on it. The middle letter should always have north on it. Middle letter should always have north on it. ठीक है ये बात, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वाला साउथ है। अब डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स है, मैं पॉइंट ए बी सी डी डिफरेंट पॉइंट्स है उनका जिक्र करता हूं। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट ए, इसका ये एंगल है 35 डिग्री, ए वाला पॉइंट है इसका एंगल है 35 डिग्री विच इज ऑलरेडी गिवन, विच इज ऑलरेडी गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन। दिस इज अ पॉइंट जिसका एंगल है, राइट नाउ बेरिंग्स आर नॉट गिवन बट द एंगल्स आर गिवन, 62 degrees, this point is B, this point is B, this angle is 48, this angle is 48, मैंने इसलिए इसको चेंज किया ताकि आपको ये ना लगे लाइन AC एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन AC इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। This is point D, this one is point D, this angle is 39, this angle is given, that is 39। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ऑल गुड। नाम तो बनाना आ गया ना, अब नाम बनाना आ गया सारों को। एक वैसे मुझे बताएं,
बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q का नाम क्या होगा? NQP। नाम क्या होगा इसका? NQP। चलें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बेरिंग ऑफ X फ्रॉम Y, इसका नाम क्या होगा? फ्रॉम के बाद वाला हमेशा कहां पे आता है? मिडिल पे, सेंटर में। तो NYX। चलें, बेरिंग ऑफ S फ्रॉम R क्या होगा? NRS। बेरिंग ऑफ R फ्रॉम S क्या होगा? ये नाम समझ आ गए सारों को कि नहीं? बन जाएंगे नाम। अब फाइंड, सवाल लिखें, फाइंड द बेरिंग ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द बेरिंग ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द बेरिंग ऑफ द फॉलोइंग। सवाल है नंबर 1, A फ्रॉम O। सवाल नोट करते रहें। B फ्रॉम O, C from O, D from O, O from A, O from B, O from C, O from D, O कौन सा पॉइंट है? दिस इज द सेंटर पॉइंट O। ये O वाला पॉइंट है, ठीक है जी। तो वो जो रखें प्लीज।